नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चौधरी लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स आप सबका स्वागत करता हूं। थर्ड ईयर के इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए आज का लेक्चर है फंडामेंटल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड। तो इससे पहले के लेक्चर्स में हमने कंट्रोल सिस्टम और ब्लॉक डायग्राम और आरसी नेटवर्क के रिगार्डिंग देखा था। आज हम फाइनली ब्लॉक डायग्राम के रिडक्शन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि फाइनली हमारा सॉल्यूशन इनपुट और आउटपुट के रेस्पेक्ट में सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे निकलता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो कि डायग्राम बहुत बार रिपीट हो चुका है, सिस्टम के अंदर कोई भी एक इनपुट है और एक आउटपुट है और फाइनली वो एक सिस्टम से गुजरता है और इनपुट सिस्टम के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या पैरामीटर से होकर के फाइनली आउटपुट देता है। तो ये जो पर्टिकुलर एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट होता है जिसको हम ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं और हो सकता है एक ही ब्लॉक हो जैसा कि मैंने दिखाया है, या फिर हो सकता है कि खूब सारे ब्लॉक्स हों, यानी एक सिस्टम के अंदर छोटे छोटे सब सिस्टम हो, तो उन सारे सब सिस्टम का भी एक पर्टिकुलर एक ब्लॉक से रिप्रेजेंटेशन होगा। अब जैसे जैसे सिस्टम के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है तो हमारा ब्लॉक डायग्राम भी कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, जैसे कि मैंने ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम में आपको दिखाया था। अब उन कॉम्प्लेक्सिटी के कारण हम इतने आसानी से उसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स यानी कुछ ऐसी टेक्निक्स लगाई हैं जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स। उन टेक्निक्स की सहायता से हम सॉल्यूशन को इजी बनाते हैं और फाइनली इनपुट और आउटपुट का रिलेशन सिस्टम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। दरअसल हमारा टारगेट ये होता है कि अगर बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं जो कि मैं आगे बताऊंगा, उन बहुत सारे ब्लॉक्स को हम एक सिंगल ब्लॉक में, जैसे कि ये रिप्रेजेंटेड है, एक सिंगल ब्लॉक से हम दिखाते हैं और फाइनली इनपुट और आउटपुट का रिलेशन निकालते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या क्या टेक्निक्स होती हैं उन टेक्निक्स के बारे में हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा इनपुट और आउटपुट के बारे में। जैसे कि मान के चलिए ये हमारी इनपुट लाइन है, ये इनपुट लाइन है। अगर सपोज मान के चलिए अगर हमारी दो इनपुट लाइन है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एक पर्टिकुलर आउटपुट। मान कहने का मेरा मतलब, अगर दो इनपुट लाइन एक पॉइंट पे आकर के मिल रही हैं और फाइनली तीसरा उस पॉइंट से आउटपुट निकल रहा है तो उसको हम बोलते हैं समर। समर जैसे सम से आज समझते हैं जोड़ना, तो वो समर कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। कुछ कुछ बुक्स में आपको ऐसे सिंपल भी मिलेगा। अब देखिए समर में कम से कम दो इनपुट होनी चाहिए, कम से कम दो इनपुट होने चाहिए और एक आउटपुट होना चाहिए। अब मान के चलिए यहां पर मैंने लिख दिया प्लस, यहां पर लिख दिया मैंने प्लस। ये प्लस प्लस दरअसल दर्शाता है कि ये ऐड हो रहे हैं। अब जैसे सपोज मान के चलिए यहां पर हमारा है एक इनपुट जा रहा है x1, दूसरा जा रहा है x2, तो ये मान के चलिए y है, तो y क्या है x1 प्लस x2, सिंपल x1 प्लस x2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ बुक में हमें ऐसा भी मिलता है। यहाँ पर सिंपल हमने x2 लिखा, यहाँ पर हमने एक इनपुट दिया उसको प्लस लिखा, हमने x1 लिखा और आउटपुट ले लिया y बराबर x1 प्लस x2। ये हमारा समर का रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि बहुत जगह ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में काम में आता है। अगर हम मान के चलिए कुछ ऐसा लिख रहे हैं, ये हमारा एक और समर है, प्लस और माइनस x1 x2, तो यहां पर क्या होगा y बराबर x1 क्योंकि प्लस है और माइनस x2। सिंपल, बस हमें पोलैरिटी देखनी है यानी पॉजिटिव और नेगेटिव को देखना है और फाइनली हमें ये लिख देना है। तो ये तो हुआ हमारा किसी समर को रिप्रेजेंटेशन करने का। अब हम आगे देखते हैं, एक और चीज होती है हमारी टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट दरअसल क्या होता है, किसी किसी सिस्टम में हमें एक ही इनपुट बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक्स में देना पड़ता है। यानी कहने का मतलब सपोज एक इनपुट लाइन जारी है तो हम क्या करते हैं, उस इनपुट से और बहुत सारे पॉइंट्स निकाल लेते हैं और वो दूसरे पर्टिकुलर मतलब सब ब्लॉक्स में हम देते हैं। कैसे देखिए,
मान के चलिए ये मेरा एक इनपुट है, एक ब्लॉक में जा रहा है जिसका गेन है G1, ये आउटपुट हुआ, ये इनपुट हुआ। अब इस इनपुट का मैंने नाम दिया X, मान के चलिए, और ये आउटपुट है Y1। अब हमें कुछ ऐसे मतलब ज़रूरत पड़ गई कि इसमें से हमें एक और इनपुट देना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक नोड से रिप्रेजेंट करेंगे और फाइनली ये निकाल लेंगे। और ठीक है, एक और ब्लॉक को हमने दे दिया, उसका नाम है G2। फाइनली हमें आउटपुट मिला Y2। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि हमारे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि दो सिस्टम, मतलब बड़ा एक सिस्टम, अब ये दो अलग अलग, जिसको हम सब सिस्टम भी बोल सकते हैं या छोटा सिस्टम भी बोल सकते हैं, हमें दो सेम इनपुट की जरूरत पड़ जाए दो जगह, तो हम इस तरीके से हम उसको एक पॉइंट निकाल लेते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब टेक ऑफ पॉइंट, ये जो सिंपल नोड सा बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट। इस टेक ऑफ पॉइंट को हम इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं समर से, लेकिन वो समर नहीं होता। कैसे? समर को मैंने डिफाइन किया कि कम से कम दो इनपुट होना जरूरी है, कम से कम। तीसरा भी मैं यहां दे सकता हूं, अगर चारों इनपुट है तो भी फिर वो समर नहीं है, फिर वो नोड बन गया या टेक ऑफ पॉइंट बन गया। तो कैसे? मान के चलिए ये ऐसे, और एक इनपुट जा रहा है और दो हमारे आउटपुट निकल रहे हैं, तो दरअसल ये हमारा एक पॉइंट हो गया। ये कैसे लिखा जा सकता है? इसका इक्विवेलेंट मैं बना रहा हूं सिंपली ऐसे। ये जो पॉइंट है ये इससे रिप्रेजेंट हो गया। सपोज मान के चलिए x1, तो ये भी हमारा x1 हुआ और ये भी हमारा x1 हुआ। अगर दो इनपुट होते तो हमारा ये समर बन जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं। ये क्लियर हुआ? इसको मैं एक बार रब कर देता हूं। अब हम बात करते हैं आगे क्या, यानी कुछ पर्टिकुलर हम टेक ऑफ पॉइंट में ब्लॉक्स को लाएंगे, अगर समर को लाएंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ जाती है उसे कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने की, टेक ऑफ पॉइंट को हम ब्लॉक के इधर ले गए या समर के इधर ले गए, या सेम हम उल्टा ले गए, समर के उस तरफ उल्टी डायरेक्शन में ले गए, जो कि मैं बताऊंगा, तो हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड गेन। यानी फॉरवर्ड गेन क्या होता है? फॉरवर्ड गेन का मतलब फॉरवर्ड से आप समझते हैं आगे की तरफ। तो यानी अगर कोई हमारा, जैसे ये पर्टिकुलर एक ब्लॉक है जिसको हमने G से लिख रहे हैं, ये X हुआ इनपुट और ये Y हुआ, ये हमारा हो गया फॉरवर्ड। और अगर इससे हम रिवर्स लेके जाते हैं तो वो होता है बैकवर्ड गेन, या रिवर्स बोलते हैं हम सिंपली उसको। तो इसको आप समझ गए, जो G है वो हमारा क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो वो हो गया हमारा फॉरवर्ड गेन। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब हम इस फॉरवर्ड गेन में देखते हैं कि सपोज मान के चलिए इस फॉरवर्ड गेन से पहले एक हमारा समर लगा हुआ है जिसमें दो इनपुट हैं, x और दूसरा x1, और हमारा आउटपुट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसकी पोलैरिटी दे देता हूं प्लस और प्लस, यानी ये जो आउटपुट है वो है हमारा x प्लस x1, x प्लस x1। तो हमारा y जो होगा वो होगा x प्लस x1
इंटू में जी, x प्लस x1 इंटू में जी। अब हम देखते हैं, मान के चलिए हमारे कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें इस समर को इस ब्लॉक के इधर डालना है, लेकिन अब सिंपली अगर हमने इसको डाल दिया तो क्या रिजल्ट होगा, देखो ये तो गया हमारा x एज इट इज मेंटेन है, g कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, यानी ये हुआ हमारा x1 प्लस, ये भी क्योंकि प्लस ही आ रहा है तो ये क्या हो गया, आउटपुट gx। तो फाइनली हमारा जो आउटपुट आया वो है gx प्लस x1। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा ये जो आउटपुट है x प्लस x1 इंटू जी, मतलब ये दोनों इक्वल तो नहीं है। कहने का मतलब रूल ये है कि हम जो भी अगर ब्लॉक डायग्राम के अंदर हम कुछ भी छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, यानी जो भी हम डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, हमारा फाइनली इक्वेशन के ऊपर है ना उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर इक्वेशन के ऊपर इफेक्ट आ गया तो जाहिर सी बात है वो मैथमेटिकली गलत हो गया। अगर वो मैथमेटिकली गलत है तो फिर हमारा सिस्टम अलग हो गया, सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट अलग तरीके से कर पाएंगे। तो इस कारण हम इसको ऐसे तो नहीं कर सकते, यानी हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये रिप्रेजेंटेशन तो गलत है जब मैं इस समर को इस ब्लॉक के इधर लाता हूं। तो चलिए हम कुछ देखते हैं। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये x प्लस x1 g है और यहां पर g है, तो अगर मैं यहां पर एक g से मल्टीप्लाई कर दूं इस x1 को तो हमारा सेम बन जाएगा। कैसे, देखिए इधर जरा, ये सिंपली गया और ये g से रिप्रेजेंट है, ये x जा रहा है इधर और यहां पर ये इधर ये आउटपुट में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव और ये मैंने इनपुट दिया। अब यहां पर x1 जा रहा है, तो अगर मैंने यहां पर एक और गेन g से मल्टीप्लाई कर दिया और अब मैं इसको इनपुट x1 दे रहा हूं, तो क्योंकि आउटपुट होता है उस सिस्टम के गेन से मल्टीप्लाई होकर के इनपुट के साथ में, तो ये क्या हो गया g x1 और यहां पर क्या आ रहा है g x। अब क्योंकि ये भी ऐड हो रहा है तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, y बराबर gx प्लस g x1, यानी g ऑफ x प्लस x1। ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल है और जो हमने चेंज किया उसमें आउटपुट हमारा सेम आ रहा है। कहने का मतलब अगर हम किसी समर पॉइंट को हमारे फॉरवर्ड गेन मतलब इस डायरेक्शन में जो फॉरवर्ड गेन में जा रहा है, अगर हम उसको इधर करते हैं राइट हैंड साइड में, तो जो हमारा इनपुट है उसमें से उस गेन को मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब ये और ये इक्विवेलेंट है। अब वापस स्टूडेंट के माइंड में आ रही होगी कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी की कहाँ जरूरत पड़ी, ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें आइडिया लगेगा। तो हमारा ये पहला पॉइंट था कि अगर हम समर को, सबमिशन भी बोलते हैं इसको, अगर हम समर को या सबमिशन पॉइंट को दूसरी साइड में लेके जा रहे हैं, जिस साइड में हमारा फॉरवर्ड गेन है उसके डायरेक्शन में, तो हमें एक गेन से और मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो हमारा दूसरा इनपुट है, यानी x1 के साथ में हमें इस g को और मल्टीप्लाई करना होगा सो दैट हमारी आउटपुट की कंडीशन सेम रहे। तो आई होप स्टूडेंट्स एक बार इसको और देख लें। अब मैं इसको मिटा देता हूं, अब हम आगे का कंसीडर करते हैं। अब हम एक दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट में ये है, यानी दूसरा केस, वो तो केस 1 था, ये हम ले लेते हैं केस
सेकंड। केस सेकंड में क्या है कि अगर हमारा कोई भी सबमिशन अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी पहले तो हम क्या कर रहे थे, सबमिशन यहाँ था, हम इसी के डायरेक्शन में कर रहे थे। अगर हमारा मान के चलो कुछ स्थिति ऐसी है, ये G हुआ, ये X हुआ और इसको हम दे देते हैं प्लस दे दिया और हमने दे दिया x1 y, अब हमने इसको दे दिया x, यानी अब मुझे ये समर इसके उल्टा डालना है, इस डायरेक्शन के उल्टा डालना है फॉरवर्ड गेन के। तो क्या होगा, यानी पहले का जस्ट उल्टा अपोजिट केस। अब यहां पर y क्या होगा हमारा, y होगा हमारा gx प्लस x1, ठीक है, gx प्लस x1। अब मैं इस पॉइंट को इधर लेके जाता हूं, चलिए देख लेते हैं। इस पॉइंट को इधर लेके गया तो ये तो सिंपल y रह गया, यहां पर मेरा समर, ये मेरा x और ये मेरा x1। अब क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं x प्लस x1, तो y तो क्या हुआ gx प्लस x1। अब ये और ये तो सेम नहीं है, तो हम इस तरीके से इसको सीधा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा, जो समर की पोलैरिटी होती है, जब आप समर को उठाते हो तो आप एज इट इज़ ही लिखते हो। ये नहीं है कि आपकी इच्छा हुई तो आपने पोलैरिटी को चेंज कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अब हम क्या करें, जाहिर सी बात है हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा गलत है, क्योंकि आउटपुट तो है gx प्लस x1 और यहां पर क्या रहा है आउटपुट x g इंटू x प्लस x1। कहने का मतलब है कि मैं यहां पर कुछ चेंज मुझे करना पड़ेगा, और वो क्या करना पड़ेगा देखते हैं। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया और फाइनली यहां पर हमने लिया 1/g, ये हुआ हमारा x और ये हुआ हमारा x1, ठीक है। और अभी मैं दिखा देता हूँ, शायद मैं बोर्ड के सामने आ रहा हूँगा, g और ये मिल गया फाइनली हमें y, ये प्लस। चलिए एक कंडीशन हम मैंने ऐसे करी, तो ये क्या होगा x1/g, क्योंकि 1/g से मल्टीप्लाई होकर निकलेगा, ये x है, तो फाइनली हमारा यहाँ क्या मिलेगा x प्लस x1/g। चलिए ठीक है, फिर y क्या होगा y बराबर g में x प्लस x1/g। इसको सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा gx प्लस x1, ये हुआ हमारा y के बराबर। तो ये और ये जो ओरिजिनल वाला और जो हमने चेंज किया ये सेम आया। तो हमने स्टूडेंट्स अभी तक दो केस देखे कि अगर समिंग पॉइंट या सबमिशन है, अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या हो रहा है, और रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या हो रहा है। कुल मिला के बात ये है कि जो सेकंड इनपुट है हमेशा उसके रिस्पेक्ट में हमें एक गेन टर्म डालनी पड़ रही है। अब हो सकता है वो g से मल्टीप्लाई हो, या हो सकता है वो 1/g से मल्टीप्लाई हो, वो हमें देखना होगा, वो हमें ध्यान रखना होगा। तो ये तो हुए हमारे दो केस जिसमें हमने सबमिशन को इधर या उल्टी डायरेक्शन में मूव किया। अब हम आगे का केस देखते हैं। स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सिंगल गेन था और हमने उसको कॉम्प्लिकेटेड करके दो कर दिया, लेकिन जब ये ओवरऑल हमें एक सिस्टम मिलेगा तब हम इसको रिड्यूस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम फाइनली इस एक पर्टिकुलर सिंगल ब्लॉक से हम उसको लेके आ रहे हैं आंसर, जो कि आपको क्वेश्चंस में ही समझ में आएगा। मैं इसका एक ट्यूटोरियल टाइप का लेक्चर और लूंगा जिसमें आपके पीपीटी से रिप्रेजेंटेशन होगा, ताकि स्टूडेंट्स और उसको क्लियरली समझ पाएं। तो चलिए हम तीसरा केस करते हैं।
अब हमने सबमिशन को तो इधर से उधर कर दिया, अगर अब हम टेक ऑफ पॉइंट को इधर से उधर रिमूव करें तो क्या होगा देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये मेरा एक एग्जाम्पल है, केस 3 नाम दे रहा हूं मैं। केस 3 में क्या है, ये मान के चलिए एक सिंगल ब्लॉक है जिसका गेन है G, और एक और है जिसका गेन है G1। ये हमारा इनपुट है X, और एक और टेक ऑफ पॉइंट है, यहां से सिंपली X जा रहा है। तो हमारा ये जो दो आउटपुट हो गए, एक का तो नाम दे दिया हमने Y1 जो कि है Gx, दूसरे का नाम दे दिया हमने Y2 जिसका है G1x। अब कभी कभी क्या कंडीशन आती है कि इस टेक ऑफ पॉइंट को यहां पर ले जाना पड़ता है सॉल्यूशन के लिए। चलिए ले जाके देखते हैं। G ये टेक ऑफ पॉइंट बन गया और ये ले लिया। फाइनली ये इधर और G1 ये आउटपुट, और ये रह गया इनपुट इधर X। अब क्या होगा, यहां पर ये जो आउटपुट आएगा Y1, ये तो हमें Gx मिल गया जो पहले की तरह है, लेकिन ये क्या मिलेगा Y2 G1 Gx। क्या हमारी सिचुएशन सेम है? नहीं। देख लीजिए आप, Y2 हमें सिर्फ G1x चाहिए था, जबकि हमारा एक एक्स्ट्रा G और आ रहा है, मतलब ये सिचुएशन रॉन्ग है। अगर हम सीधा इसको ऐसे लिया है तो हमें इसको रिड्यूस करना होगा। तो मैं फाइनल सॉल्यूशन बना रहा हूं उसका। ये आपका गया, ये G और अब हम देखते हैं X, तो Y बराबर हुआ Y1 बराबर Gx। अब यहाँ पर Gx जा रहा है तो ये क्या होगा, 1/G से है, तो फाइनली यहाँ पर हमें X मिला, और Y2 हमें क्या मिला, G1x के। अब आप ओरिजिनल से और इसको कंपेयर करें तो Y1 क्या आ रहा था Gx, और Y2 क्या आ रहा था G1x। कहने का मतलब जब हम टेक ऑफ पॉइंट को फॉरवर्ड गेन मतलब इस डायरेक्शन में गेन में उसी की डायरेक्शन में हम उठा के दूसरी जगह ला रहे हैं, तो जो पर्टिकुलर गेन है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होता है। ये थ्योरेटिकल लाइन है, आप इसको ऐसे प्रैक्टिकली समझिए डायग्राम बना के। आया होगा। तो ये हुआ केस 3। एक और मैं केस ले देता हूँ फाइनली, फिर इस लेक्चर को यहीं पर रोकूंगा जिससे कि आप इन सारे केसेस को स्टडी कर सकें, और आने वाले लेक्चर में मैं आपको पीपीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। फिर हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर फाइनली हम सिग्नल फ्लो डायग्राम पे जाएंगे। अभी इसके कम से कम 2 से 3 लेक्चर और चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। अब हम देखते हैं केस 4। केस 4 में हमारा क्या है कि अगर हम टेक ऑफ पॉइंट इधर से हो तो उधर ले जाए अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा। हम ले लेते हैं केस 4। तो चलिए केस 4 में क्या है सिचुएशन, ये हमारा इनपुट है एक, और सिस्टम से जा रहा है जिसका गेन है G, और कुछ ऐसी कंडीशन है, इसका गेन है G1, और फाइनली हमें आउटपुट मिल रहा है Y2 G1 X, सिंपली X है, और ये Gx है जो कि Y1 के बराबर है, यानी Gx। अब हम इसको इधर लाएंगे, तो मैं अब डायरेक्टली कर रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे इसको। तो फाइनली कुछ ऐसा होगा, ये G
ये G1, ये हमारा X, तो ये क्या होगा यहाँ पर GX, फिर फाइनली इसके मल्टीप्लाई होकर आएगा तो G1X, और फाइनली इधर जो Y1 है वो GX है। तो हम इन दोनों ब्लॉक्स के आउटपुट को कंपेयर करें तो Y1 तो हुआ GX के बराबर और Y2 हुआ G1 GX के बराबर, यानी ये और ये दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम है। तो स्टूडेंट ये हमारे कुछ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के 4 केसेस हुए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप इसको आगे समझ करके न्यूमेरिकल्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा था, सीधा सीधा बोल दिया था कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक समझाइए, तो आपको ये केसेस ही लिखने हैं। सिंपली कुछ नहीं करना है, इनपुट लेना है, आउटपुट लेना है, बहुत सिंपल तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से चलिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखें, कोरोना महामारी में अपनी फैमिली का और अपना अच्छे से ध्यान रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़ें। थैंक यू।